नमस्कार, द रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं दुष्यंत सिंह और हम स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने बात की हरिपुरा अधिवेशन के बारे में, जहां पर गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया जाता है। इसके बाद में हमने त्रिपुरी अधिवेशन में देखा कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों का सपोर्ट और लोगों का समर्थन उनको नहीं मिल पा रहा था उनकी विचारधारा के कारण। इसके बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देते हुए वे एक अलग संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और उसके बाद की चीज़ों को हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आगे कवर करेंगे। तो चीज़ों को जहाँ पे छोड़ा था पिछली क्लास में, वहीं से स्टार्ट करते हैं। सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में भी हमने देख लिया। अब यहाँ से देखेंगे हम भारतीय राजनीति पर युद्ध के प्रभाव। 3 सितंबर 1939 को भारत की इच्छा के विरुद्ध ब्रिटेन के द्वारा, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं पहले ही, युद्ध में उसको शामिल कर लिया जाता है। और युद्ध में शामिल करने के जो प्रभाव भारतीय राजनीति में दिखाई पड़ते हैं, उनको हम देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के पार्टिसिपेट करने के बाद जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद में वृद्धि होती है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पे पड़ता है, खास करके इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें। मुद्रास्फीति बढ़ती है, उच्च टैक्सेस हो जाते हैं, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, अकाल वगैरह की कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आती है। ब्रिटेन ये महसूस करता है कि युद्ध के अंत तक भारतीय स्वतंत्रता की जो डिमांड है, भारतीय जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1942 में फासिस्ट विरोधी जनयुद्ध और मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों के समर्थन में खुलकर के सामने आती है, खुलकर के सपोर्ट करने लगती है। 1942 में गांधी जी करो या मरो के रूप में अपनी जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो जाहिर करते हैं और यहीं से जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसका देश में बड़े व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार होता है। सांप्रदायिकता में वृद्धि होती है और मुस्लिम लीग के द्वारा यहीं पर पाकिस्तान की मांग की जाती है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारतीय राजनीति में जो इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं। और 1945 से 46 का जो नाविक विद्रोह हुआ था, उसने भी पूर्ण स्वतंत्रता की प्रक्रिया एवं साथ साथ सामाजिक क्रांति को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम किया, प्रोत्साहित करने का काम किया। अब यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि त्वरित रूप से कोई जन सत्याग्रह या जन आंदोलन स्टार्ट किया जाए, तो इसके मुद्दे पर भी जो है बहस जारी थी। 1939 की लिलिथको की जो घोषणा थी, उसके बाद में एक बार फिर तुरंत जन सत्याग्रह छेड़ने के मुद्दे पे कांग्रेस में बहस स्टार्ट हो जाती है। गांधी जी और उनके जो भी फॉलोअर थे, समर्थक थे, वे तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के फेवर में बिल्कुल नहीं थे। उनका विचार था कि इस समय पर आंदोलन स्टार्ट करने की बजाय हमें सांगठनिक रूप से एक संगठन के रूप में कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन, जो कि मार्च 1940 में हुआ था, इसमें एक प्रस्ताव पारित करके गांधी जी के विचारों को पूर्ण रूप से जो है महत्व प्रदान कर दिया जाता है। यानी गांधी जी की जो भी विचारधारा थी, उससे लोग सहमत होते हैं। लेकिन एक दूसरा जो पक्ष था, सुभाष चंद्र बोस और अन्य जो वामपंथी समूह था, जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक भी आता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आती है, कम्युनिस्ट पार्टी आती है, ये इस विचार से सहमत नहीं थे कि इस समय पर हमें आंदोलन नहीं चलाया जाना चाहिए। इनका मत था कि इस समय पर ये सही समय है, जब ब्रिटेन व्यस्त है, तो हमें एक जन आंदोलन इस समय पर स्टार्ट करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का झुकाव अगर हम देखें, तो वो दोनों पक्षों की ओर था। गांधी जी के विचार से भी वे कहीं न कहीं सहमत थे और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस या अन्य वामपंथी समूह जो कि आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे, इनसे भी वे इत्तेफाक रखते थे। लेकिन अंततः नेहरू जो है वो गए किसकी तरफ? गांधी जी की तरफ। गांधी जी के बहुमत का समर्थन करने का उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसके बाद में आता है पाकिस्तान प्रस्ताव, लाहौर में मार्च 1940 में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन होता है, कहाँ पे? लाहौर में। और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया जाता है। पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा थी, वो किसके द्वारा तैयार की गई? खलीफ उज जमा, फजल उल हक और सिकदार हयात खां के द्वारा। और इसको प्रेजेंट किसने किया, प्रस्तुत किसने किया? फजल उल हक ने इसको प्रेजेंट किया। इसके बाद में अगस्त प्रस्ताव आता है, 8 ऑफ अगस्त 1940।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा समझौतावादी रणनीति अपनाई गई और 8 अगस्त 1940 को वायसराय जो कि लिन लिथगो था, इसके द्वारा एक घोषणा की गई जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि अगस्त प्रस्ताव में कौन-कौन से मुख्य प्रावधान थे जो किए जाने थे, जिन-जिन के बारे में बात की गई थी। तो अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के लिए जो मुख्य लक्ष्य है वो है डोमिनियन स्टेट्स, यानी ये बताने का प्रयास किया गया कि ब्रिटिश सरकार ये चाहती है कि भारत की राजनीतिक उन्नति के लिए हम उसे डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे और एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, इसकी बात इसमें की गई थी। कार्यकारिणी जो परिषद है उसका विस्तार किया जाएगा और जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, युद्ध के बाद में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत के लिए संविधान बनाने का काम करेगी और इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों के जो भी हित हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजंस थे किसके, अगस्त प्रस्ताव के। कांग्रेस के द्वारा ये प्रस्ताव जो है वो अस्वीकृत कर दिया जाता है और क्योंकि कांग्रेस जो थी वो पहले स्टार्टिंग में जब हम पूर्व में देखते हैं तो डोमिनियन स्टेट्स की डिमांड की गई थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन अब वह इस के पक्ष में नहीं थी। अब वो डोमिनियन स्टेट्स के साथ स्थान पे क्या चाहती थी कि भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। तो इस वजह से कांग्रेस के द्वारा ये प्रपोजल अस्वीकृत कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर तो इसका स्वागत किया, जहां ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि हम अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखेंगे, तो वहां पे तो लीग ने इसको सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान की मांग के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, लीग ये चाहती थी कि मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र बने, पाकिस्तान बने, और वो इसमें स्वीकृत नहीं किया गया था। इस वजह से लीग के द्वारा भी इस प्रपोजल को अस्वीकृत कर दिया गया। सकारात्मक पहलू क्या रखा अगस्त प्रस्ताव का, कि इस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों के द्वारा स्वयं संविधान के निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई थी। यानी ब्रिटिश सरकार ने ये स्वीकार किया था और ये माना था कि भारतीय जो है वो अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं पहले ये ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी। पहले काफ़ी जो घटनाक्रम हुए थे उनमें आपने देखा था कि ब्रिटेन का ये मानना था कि भारत इतना सक्षम नहीं है या भारत के लोग इतने सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है कि वे अपने देश के लिए अपना खुद संविधान तैयार कर सकें। लेकिन कहीं न कहीं ये एक पॉजिटिव पक्ष रहा अगस्त प्रस्ताव का कि यहाँ पर सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाने का जो उनका तर्क था उसको सपोर्ट किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ से स्टार्ट होता है। अगस्त प्रस्ताव के बाद में सरकार ने कहा कि कांग्रेस जब तक मुस्लिम नेताओं से समझौते को कोई भी मूर्त रूप नहीं दे देती है तब तक कोई भी संवैधानिक सुधार संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की डिमांड होने लगी थी, अलग राष्ट्र की डिमांड होने लगी थी, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में तनाव की स्थिति थी। तो ब्रिटिश सरकार कहीं न कहीं खुद वैसे भी काम नहीं करना चाहती थी भारत के लिए कोई सकारात्मक रूप से। तो उसने कहा कि पहले आप अपने मुद्दों को हल कर लें। आपस में जो आप में विवाद चल रहा है उसको कहीं न कहीं पहले सुलझा लें, उसके बाद ही कोई संवैधानिक सुधार किया जाएगा या उस पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार द्वारा ये कहने के बाद भी नागरिकों की स्वतंत्रता छीनने वाले अध्यादेश यहाँ पे लगातार जारी किए। इसके प्रत्युत्तर के रूप में गांधी जी के द्वारा क्या विकल्प सुझाया गया कि इस समय पर हमें एक जन आंदोलन करने की बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह करना चाहिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अर्थ है अलग अलग स्थानों पर, यानी कुछ व्यक्ति को चुन लिया गया कि भाई आप यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे, आप यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे और आप इस स्थान पे जाके सत्याग्रह करेंगे। इस तरीके से हर इलाके में कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा सत्याग्रह करने का विकल्प जो है गांधी जी के द्वारा सुझाया गया था इस समय पर। और सत्याग्रहियों को क्या करना था? सत्याग्रही जो है अपना संदेश प्रसार करेंगे। संदेश क्या प्रसार करना था उनको? युद्ध के खिलाफ प्रचार करेंगे और इस संदेश को फैलाते हुए वे दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। ऐसा विचार जो है इसमें किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह में। इस वजह से इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इस सत्याग्रह के अंतर्गत जो पहले सत्याग्रही बने थे वो थे विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से इन्होंने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। द्वितीय सत्याग्रही के तौर पे हम जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता। ये भिन्नता हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि गांधी जी ने अपने एक तरीके से कह सकते हैं उत्तराधिकारी के तौर पे, यानी जो उनके विचारों को आगे लेकर के जाएगा और लीड करेगा कंट्री को, उसके रूप में नेहरू को मान्यता दी थी। और ये मान्यता उन्होंने इसके बावजूद दी थी कि
गांधी और नेहरू के बीच जो विचार थे उनमें भिन्नताएं भी थी, हालांकि कुछ समानताएं भी थी। बहुत सी चीजों पे गांधी और नेहरू बिल्कुल एक जैसा सोचते थे, लेकिन कुछ चीजों में इनमें आपस में जो है मत ऐक्य नहीं था। जैसे गांधी जी के बारे में बात करें तो ईश्वर में गांधी जी गहरी आस्था प्रकट करते थे, वहीं नेहरू धर्म के प्रति उदासीन थे। गांधी की बात करें तो वे, अगर जैसे इकोनॉमी की बात करें या देश के उद्धार की बात करें, तो वो क्या देखते थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार किया जाए, उसी से देश का विकास हो सकता है। और नेहरू का मत इस संबंध में यह था कि निर्धनता की समाप्ति भारत से तभी हो सकती है जब भारत में औद्योगिकरण को सपोर्ट किया जाए। तो ये कुछ विचारों में भिन्नताएं थी, लेकिन इसके बावजूद गांधी ने नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी चुना। और नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुनने के पीछे के जो रीजन थे वो क्या थे? एक पुस्तक है द गुड बोटमैन, जिसको लिखा है राजमोहन गांधी ने। इस पुस्तक में राजमोहन गांधी ने लिखा है कि गांधी ने नेहरू को अपने विकल्प के तौर पर स्वीकार किया, क्योंकि नेहरू ने बेहद विश्वसनीय रूप से भारत के बहुलवादी और समावेशी स्वरूप को प्रतिबिंबित करने का काम किया, और जैसा कि स्वयं महात्मा गांधी इन्हीं चीजों पे बल देते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनकी एक विचारधारा थी, थॉट्स थे, वो मैच करते थे। दूसरा कारण ये था कि नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे हिंदू व्यक्ति, ऐसा आप बोल सकते हैं, जिन पर मुसलमान भी भरोसा कर सकते थे। इसके अलावा दक्षिण भारतीय लोग जो थे वे भी नेहरू पे विश्वास करते थे, और खास करके महिलाओं की बात करें तो वे भी इनकी प्रशंसा किया करती थी। तो सभी का सपोर्ट था, सभी का एक तरीके से सुझाव था। तो इस चीज को देखते हुए गांधी ने नेहरू जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद में आता है क्रिप्स मिशन, इसकी बात करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा ब्रिटिश सांसद और मजदूर नेता, जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, इसके नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा गया, जिसको क्रिप्स मिशन कहा गया। उद्देश्य क्या था इसका? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों की ओर से भारत का युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए दबाव बनाना। हालांकि इसको ब्रिटेन की तरफ से क्या कहा गया, ब्रिटेन की तरफ से ऐसा इसके बारे में दिखाया गया कि ये राजनीतिक जो गतिरोध था या राजनीतिक मुद्दा था जिसकी डिमांड भारत कर रहा था, उसके हल के लिए क्रिप्स मिशन लाया गया। लेकिन मूल उद्देश्य जो था ब्रिटेन का, वो ये था, क्योंकि ब्रिटेन पर जो मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका, सोवियत यूनियन, चाइना, इनकी ओर से एक प्रेशर बनाया जा रहा था कि भारत को भी युद्ध में शामिल किया जाए। तो युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन को जो है भारत भेजा गया था। इसके जो मुख्य प्रावधान थे या इसमें जो आश्वासन दिए गए थे उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें डोमिनियन स्टेट्स के दर्जे के साथ में एक भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था, और ये भी कहा गया था कि युद्ध समाप्ति के बाद में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं भारत के संविधान को निर्माण करने में कार्य करेगी। स्वतंत्र भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा, चाहे तो वो कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत ही एक स्वतंत्र राज्य के रूप में काम कर सकता है, और चाहे तो वो इस राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकता है। ये स्वतंत्रता इसमें दी गई थी। इसके अलावा प्रांतों और रियासतों को अलग संविधान बनाने का अधिकार इसमें दिया गया था। मतलब चाहें अगर वे, जो भी संविधान निर्मात्री परिषद है, वो जिस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी भारत के लिए, अगर उससे प्रांत अगर क्या है सहमत नहीं है, या रियासतें अगर उससे सहमत नहीं है, तो वो चाहें तो अपना संविधान अलग बना सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर एक ये चीज डाली गई कि यहाँ पर भारतीय संघ की स्थापना का विचार किया जा रहा है, और यहाँ पर प्रांतों और रियासतों को ये छूट दी जा रही है कि वे चाहें तो अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो इस वजह से भारतीय संघ की स्थापना संभव नहीं हो सकती थी। और दूसरी चीज ये थी कि ये व्यवस्था जब तक लागू होगी, जिन जिन चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई थी, तो ये व्यवस्था जब तक लागू नहीं होती है तब तक गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं वो एज इट इज रहेंगी, जैसी कि पूर्व में उसको दी जाती थी। तो कहीं न कहीं इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई थी जिससे लोग सहमत नहीं हुए, और क्रिप्स मिशन जो है वो असफल हो जाता है। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने भी कुछ तर्कों के साथ में अस्वीकार किया, और लीग ने भी कुछ तर्कों के साथ में अस्वीकार किया। तो दोनों के अपने अलग-अलग मुद्दे थे जिन पर क्रिप्स मिशन को इनके द्वारा अस्वीकृत किया गया। उनको देखते हैं कांग्रेस ने क्या तर्क दिया। कांग्रेस का ये मानना था कि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की व्यवस्था दी गई है, जिसका हम विरोध करते हैं, जिससे हम सहमत नहीं हैं। हमें डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं चाहिए, हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। देसी रियासतों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था थी, यानी उनका चुनाव के द्वारा चयन नहीं होना था, उनको नॉमिनेट किया जाना था। इस व्यवस्था का कांग्रेस ने विरोध किया। और प्रांतों को संघ से अलग होने का अधिकार दिया गया था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अगर
जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उससे प्रांत सहमत नहीं है या उनको वो पसंद नहीं है, तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं और संघ से अलग हो सकते हैं। इस व्यवस्था से भी कांग्रेस सहमत नहीं थी। सत्ता के त्वरित हस्तांतरण के बारे में, यानी भारत को स्वतंत्रता सौंपने के बारे में, इसमें कोई भी बात नहीं की गई थी। कब भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी, उनको पूर्ववत रखा गया, जैसी पहले उसको शक्तियां थी, उनमें कोई कटौती नहीं की गई और इस वजह से कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। लीग के तर्क क्या थे? लीग ने एकल भारतीय संघ की व्यवस्था का विरोध किया, यानी एक राष्ट्र की जो व्यवस्था इसमें दी गई थी, संघ की व्यवस्था जो दी गई थी, उसका विरोध किया, क्योंकि लीग जो थी वो पृथक राष्ट्र चाहती थी, पाकिस्तान चाहती थी। पृथक संविधान बनाने की विधि से भी लीग असहमत थी और पृथक पाकिस्तान की मांग को इसमें स्वीकार नहीं किया गया था। इस वजह से लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संबंध में समीक्षा करने का जो है अधिकार दिया गया था। एक तरीके से उनको चुना गया कि आप जो भी क्रिप्स मिशन है, इसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, इनके परीक्षण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो करें, इस पर विचार विमर्श करें कि क्या किया जाना चाहिए। यानी इस स्वीकृति के पहले की ये चीज़ है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इसके लिए चुना गया था। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, विदेश मंत्री एमरी था, वायसराय भारत का कौन था? लिनलिथगो था और ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन था? बेविल था, ठीक है। वायसराय के वीटो के मुद्दे पर, निषेधाधिकार के मुद्दे पर स्टैफर्ड क्रिप्स और कांग्रेस के बीच में जो वार्ता थी वो यहाँ से टूट जाती है, क्योंकि गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई भी कमी यहाँ पे नहीं की गई थी। उसको जो विशेषाधिकार थे वो पहले से ही दे रखे थे। यानी अगर कोई भी काम किया जाना है और भारत अगर किसी चीज़ के पक्ष में है, तो गवर्नर सॉरी वायसराय जो है वो उसको क्या कर सकता था? अस्वीकार कर सकता था। उसको कुछ असीमित शक्तियाँ दी गई थीं। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कह करके इसको संबोधित किया गया था। नेहरू ने इसके बारे में कहा था कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में या अलग-अलग भागों में विभाजित करने का मार्ग तैयार करने जैसा है। इसके बाद में कुछ प्रमुख विचार देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचार क्रिप्स प्रस्तावों के विषय में क्या थे? क्रिप्स के प्रस्तावों ने हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में भी हम पे शासन किया जाता रहे। यदि अंग्रेज भारत से वापस चले जाएं और तब हमें कोई नया आंदोलन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। विश्व युद्ध ने भारत को एक अच्छा अवसर दिया है कि वो अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर ले। यानी ये जो थे आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे। हमें केवल साधारण आश्वासन पर निर्भर रहकर इस सुअवसर को नहीं खोना चाहिए। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था कि मैं महामहिम सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूं कि मैं उनके साम्राज्य को खत्म कर दूं या उसे नुकसान पहुंचाऊं। ठीक है, तो ये आपका जो 22वां अध्याय था यहाँ से समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आपके जो भी सुझाव हैं क्लास के बाद में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।